बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं नीतू कुमारी। हर रोज की तरह आज भी हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार और साथ ही जानेंगे मौसम का हाल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत अनुदानित दर पर दी जाती है पशु आहार। नस्ल सुधार हेतु ब्लैक बंगाल बकरी का बीटल नस्ल के बकरे से कराएं क्रॉस। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। बेहतर पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छा और पौष्टिक पशु आहार एवं पूरक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर और शीत वर्धन इत्यादि अनुदानित दर पर पशुपालकों को देने का कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम का लाभ अधिकतम 10 या उससे कम दुधारू रखने वाले पशुपालकों को दिया जाएगा। इच्छुक पशुपालक ग्राम सभा की अनुशंसा के साथ जिले के गव्य विकास पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। हमारे झारखंड में बकरी पालक हेतु ब्लैक बंगाल नामक नस्ल की बकरी बहुत ही अच्छी मानी जाती है और झारखंड के बहुत से क्षेत्रों में इसका पालन भी होता है। बकरी पालक से बेहतर लाभ प्राप्ति के लिए पशु विशेषज्ञों की सलाह है कि ब्लैक बंगाल बकरी का बीटल नस्ल से क्रॉस कराया जाए तो आने वाली नस्ल ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगी। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। कृषि विशेषज्ञ आज किसानों को जैविक खेती अपनाने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि देखा गया है कि रासायनिक खेती द्वारा एक बार तो उपज ज़्यादा मिल जाती है, परंतु दूसरी बार उस खेत की उर्वरा शक्ति घट जाती है। साथ ही रासायनिक खेती द्वारा उपजी फसल में पौष्टिकता की कमी भी होती है। वैसी जैविक खेती से भूमि उपजाऊ होती है और भरपूर पौष्टिकता युक्त फसल भी प्राप्त होती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। ये बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण कराते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनिस्पत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत ही सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमारे किसान भाई बहन अपनी खेतों में मेहनत करके अपनी खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही आपने देखा मौसम का हाल। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता।
ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में उत्पादित गोंद व उससे मिलने वाले रोजगार के बारे में। किसान भाइयों, पेड़ पे चीरा लगाने पे जो रस बाहर आता है वह सूख जाने पर कड़ा व भूरा हो जाता है, उसे ही गोंद कहा जाता है। गोंद के कई तरह के फायदे हैं। गोंद से दवा बनती है, उसे खाने से कई तरह की बीमारियां दूर होती है। इन सब को देखते हुए हमारे झारखंड सरकार ने हमारे किसानों को इसके लिए काफ़ी मदद दिए हैं और रोज़गार की संभावनाएं भी दी हैं। तो आइए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं कि झारखंड में उत्पादित गोंद व उससे मिलने वाले रोज़गार की और क्या क्या संभावनाएं हैं। इन सब की अधिक जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। किसानों का जीवन खेती बाड़ी पर ही निर्भर करता है। काफी खर्च और जी तोड़ मेहनत के बाद भी कई बार किसानों को नुकसान उठाना पड़ जाता है या फिर मुश्किल से लागत निकल पाता है। ऐसे में गोंद उत्पादन काफी मुनाफा वाला साबित हो सकता है।
रोजगार के नजरिए से और आय दुगुनी करने के लिहाज से भी गोंद उत्पादन काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। हमारे राज्य झारखंड की एक बड़ी जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि कार्य पर निर्भर करती है और इसके लिए हमारे कृषक विभिन्न कृषि उद्यमों को अपनाकर अधिकाधिक मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है गोंद उत्पादन, जिसको करके हमारे किसान भाई बंधु आर्थिक तौर पर सशक्त हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं रामकृष्ण मिशन के दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र गेतलसूद में और आइए जानते हैं झारखंड में उत्पादित गोंद से रोजगार की संभावनाओं के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर राजेश कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो गोंद है वो किन किन पेड़ों पर गोंद पाया जा सकता है? देखिए, एक्चुअली जो है झारखंड हमारा पूरा वन आधारित जो है आच्छादित क्षेत्र है और लगभग यहाँ 29% से ज़्यादा हमारे पास जंगल है। तो बहुत ऐसे जंगल लगभग हम देखते हैं कि जितने यहाँ पेड़ है वो सब में किसी न किसी प्रकार से गोंद मिलते हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से किस गोंद का हम लोग व्यवहार करें या यूज करें या उसका उत्पादन करें, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास बबूल का पेड़ है तो बबूल का जो गोंद है वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो है महत्वपूर्ण गम आता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं रेन ट्री है, उसका गम को यूज करते हैं, या खेर है, खेर का जो है यूज करते हैं। अगर खेती के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें जो है ग्वार गम, जो ग्वार गम है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है और इसका व्यावसायिक तौर पर यूज होता है। तो हम लोग इसका खेती, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ड्रम स्टिक की भी खेती होती है, तो मुनगा का भी जो है वो गोंद है। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग खाने में हींग को व्यवहार करते हैं, तो ये भी प्लांट का एक जो है गम है। तो गम जो है हमारे दैनिक जीवन में आज के समय इतने सारे जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, उसमें ये मिनरल्स, विटामिन्स और जो है एनर्जी से भरपूर गम वो उत्पादन जो है हमारे नेचुरल जो है प्राकृतिक संसाधन से हो जा रहे हैं। और ये हमारे एक किसानों के लिए आय के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स है कि उसको सिर्फ कलेक्ट करके और प्रोसेस करके और डायरेक्ट जो है कंज्यूमर तक पहुंचाना है, जिससे किसानों के एक अतिरिक्त आय भी मिले और उससे वो जुड़ भी सकते हैं। झारखंड में कई प्रकार के ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिस पर गोंद मिलते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से भी अगर बात करें तो बबूल, रेंट्री, खेर, ग्वारगम पेड़ों पर गोंद का उत्पादन किया जा सकता है। सभी गोंदों का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर नहीं किया जा सकता, तो अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि कौन कौन से ऐसे गोंद के प्रकार हैं जिन्हें हम कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि अगर गोंदों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है कमर्शियल में हम लोग देखते हैं कि कीकर या जो है गूगल जो हमारा वृक्ष है उससे जो गोंद मिलता है, या कीकर जिसको बोलते हैं, बबूल का पेड़ से जो हमारा जो गम है, इसको हम लोग एनर्जी के तौर पर इसको जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इसको अभी देखेंगे कि जब ठंडे के मौसम में रहता है तो हम लोग गोंद का लड्डू खाने के लिए व्यवहार करते हैं। इससे जो है बोलता है गर्म तासीर है, तो हमारे शरीर को एनर्जी भी प्रदान करता है और गर्मी भी जो है जिस्माहट गर्मी जो है वो प्रदान करता है। तो ये बबूल का जो गम है इसको हम लोग लार्ज स्केल एरिया में इसकी खेती कर सकते हैं और इसका जो है प्रोडक्शन, तो ये वैसे शुष्क एरिया जहाँ ड्राई लैंड है, ड्राई लैंड कहने का मतलब है कि वहाँ वर्षा आधारित खेती होती है, वहाँ पर पीएच मान जो है 3 से लेकर के जो है वो 11 तक में ये अपने आप जंगल में जो है पूरा उग जाता है। तो बहुत ऐसे प्रक्षेत्र है जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती है, लेकिन अगर वो चाहें आप जो है वहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए, तो वहाँ पर वैसे क्षेत्र में अगर बबूल का पेड़ लगा देते हैं तो उससे वो जो है बीच में उसको कांटी से जो है छेद करके या उसको भी आकार बना करके उसका गम को, लैक्टिक को जो है निकाल लेते हैं और उसका जो है हम लोग क्या करते हैं कि उसको हल्का रोस्ट करके और उसको एक लड्डू के रूप में या बाज़ार में, तो इसका हम लोग देखते हैं कि आपको 250 रुपया से लेकर के 4000 रुपये किलो तक जो है ये बाज़ार में मार्केट में ये बिक्री होता है। आप हींग वगैरह का भी दाम देख रहे हैं कि 1000-1500 रुपया किलो है। तो निश्चित रूप से गम का एक जो है व्यवसाय झारखंड में जो रिसोर्सेस है उसमें आप आसानी से इसको उत्पादन कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि झारखंड में जिस तरह के संसाधन उपलब्ध हैं उसमें गोंद का उत्पादन और व्यवसाय आसानी से किया जा सकता है। आज हम देखते हैं कि अगर व्यावसायिक तौर पर अगर खेती किया जाए तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण बात होता है वो है ग्वार गम। ग्वार फली जो है इसकी खेती होती है और बीज जो है
इसमें हमको लगभग जो है 41 से 47% जो है वो गम मिलता है इसका बीज से। और आज हम इसको देखें तो व्यावसायिक रूप से खेती करने के लिए ये गम जो है उसमें क्या है कि हम लोग रोज़मर्रा के ज़िंदगी में अगर देखें तो बिना गम का हमारी ज़िंदगी में जो है वो एक दिन भी चलना मुश्किल है। कि आप इसमें जो है फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसमें हम लोग कर सकते हैं, पेंट का उद्योग है उसमें कर सकते हैं, या जो हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, आपका स्नो पाउडर क्रीम है, टूथपेस्ट है, ये सब जो है गम से बनता है। हम लोग जो है देखिए सॉस खाते हैं, या आप जो है बाज़ार में देखिए चाउमीन चिल्ली जो बन रहा है वो सब में जो है गम का व्यवहार होता है। जो भी आपका जो है गाढ़ा बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा जो है ग्वारफली का गम अगर उसमें डाल देते हैं, यानी ग्वारफली का जो है थोड़ा सा इंग्रेडिएंट डालेंगे तो वो तुरंत थक्का के रूप में जम जाता है और वो एडेबल है, यानी खाने वाला है। और इससे जो है आपका क्या है कि पाचन शक्ति भी मजबूत होगा, शारीरिक जो है बूस्ट भी जो है वो मजबूत होता है। उसके बाद एनर्जी प्रदान करता है। बहुत ऐसे मिनरल्स विटामिन्स जो हमको ऐसे नहीं मिलते हैं वो थोड़ा सा गम खा लेने से मिलता है। तो आज के समय में जो है वो गम हमको बॉडी को हीट करने के लिए, काम करने के लिए, एनर्जी करने के लिए, अन्य पोषक तत्वों के साथ जो है थोड़ा सा जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर गम का व्यवहार करें तो उसका जो है हमारे जीवन में उसमें एक जो है अच्छा एनर्जी भी मिलता है और लाभ भी प्राप्त होता है। किसान भाइयों, अभी आपने देखा झारखंड में उत्पादित गोंद और उससे मिलने वाले रोजगार के बारे में। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं पशुओं में होने वाले जीवाणु जनित रोग व उसके निदान के बारे में। किसान भाइयों, जो भी किसान भाई पशुपालन कर रहे हैं उनको ज़रूरी है कि वो अपने पशुओं की देखरेख काफ़ी अच्छे से करें, क्योंकि पशुओं में काफ़ी बार देखा गया है कि उनमें जीवाणु जनित रोग लग जाते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पशु की देखरेख करें और उनको समय समय पर उनका टीकाकरण करवाते रहें। तो आइए इनकी और क्या क्या अधिक जानकारियाँ हैं, इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। आज हम रामकृष्ण दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र गेतल सूद अनगढ़ा में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भरत महतो जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पशुओं में जीवाणु जनित रोग क्या होता है और इसका निदान किस प्रकार से किया जा सकता है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि पशुओं में जीवाणु जनित जो रोग है वो क्या है। जी हाँ किसान भाइयों, हम जैसे जीवाणु जनित बीमारी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जान लेना चाहिए ये जीवाणु है क्या। ऐसे जीवाणु जो बैक्टीरिया जिसको कह रहे हैं उसी को हिंदी पे हम जीवाणु कहते हैं। ये एक सूक्ष्म जीव है जो रोग पैदा करते हैं। इस तरह के सूक्ष्म जीवों में जैसे जीवाणु, विषाणु, कुछ प्रोटोजोआ हैं, कुछ अन्य जीव हैं जो हम सीधी आंख से उसको नहीं देख पाते हैं, परंतु ये हमारे इन्वायरमेंट में जो बाहर के जलवायु है यहाँ पे मौजूद रहते हैं। जैसे खाने पीने के वस्तुएं, हवा में या अन्य कई सामग्रियों में ये अपने रूप में उपलब्ध रहते हैं। उनको जैसे ही जानवर किसी न किसी रूप से, चाहे खाने पीने के माध्यम से या सांस के द्वारा या फिर पीने के पानी के द्वारा, जैसे भी किसी भी माध्यम से, इसके बहुत सारे माध्यम होते हैं जो ये पशुओं के शरीर के अंदर आता है। ये जैसे ही शरीर के अंदर आता है ये अपने संख्या का गुणन करते हैं और पशुओं में या फिर जितने भी जीव जंतु सभी में इस तरह इसी प्रकार से ये अपना रोग पैदा करते हैं और रोग बीमारी को बढ़ाते हैं। तो किसान भाइयों, पशुओं में भी बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा रोग पैदा करते हैं, जिससे किसान भाइयों को बहुत अधिक आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है और इससे बहुत ज़्यादा जान माल के भी हानि होती है। कुछ तो जीवाणु जनित ऐसे बीमारी हैं जिसमें 100% मैंने 100% पशुओं की मृत्यु हो जाती है अगर समय पे हम उसकी देखभाल और पशु चिकित्सा से उचित सलाह लेकर अगर चिकित्सा ना कराएं। तो इसमें सभी प्रकार के डोमेस्टिक एनिमल जो भी पशुपालन में मुख्य रूप से जो हम किसान भाई पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी या मुर्गी, इन सबों में जीवाणु जनित रोग आने की संभावना रहती है। तो हम कुछ जो मुख्य जीवाणु जनित रोग हैं उनको हम बात करें तो जैसे गाय भैंसों में या भेड़ बकरियों में या सूअर में जो खुर वाले जानवर हैं, या उन सबों में मुख्य रूप से जो जीवाणु जनित रोग हैं वो खुरा, ये जैसे HS हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया जिसको गला घोंटू के नाम से जानते हैं, ब्लैक क्वार्टर जो जांगरेला रोग से जाना जाता है। इसके अलावे आप आँख में जो ये केरेटो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ऐसे आँख आना जिसको पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है, ब्रुसेला हो गई, लिस्टेरियोसिस हो गया। इसके अलावे और भी बहुत सारे जैसे फुट रोट्स हो गए, कभी कभी जीवाणु के द्वारा मेस्टाइटिस भी उत्पन्न होते हैं, एंथ्रेक्स हो गई,
ये सभी बीमारियां जो हैं हमारे इन पशुओं को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं और ये जीवाणुओं से बहुत अधिक मृत्यु दर जो होता है वो बहुत अधिक होती है। तो एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अलग अलग जो पशु हैं जी, उसमें ये जीवाणु प्रवेश कैसे करते हैं, मतलब क्या उनकी जो अपनी जो शक्ति है, जी, बचाव जी, की जो जी, शक्ति जी, होती है वो कमज़ोर हो जाने से ये प्रवेश करती है? जी किसान भाइयों, जैसे जो हम पशुओं को अभी दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे जो संकर किस्में हैं, खासतौर से अगर दुधारू पशुओं की बात करें तो जो विदेशी संकर पशुएं रखे हुए हैं और जो देसी पशुएं रखे हैं इन दोनों में थोड़ी सी अंतर होती है। जैसे जो विदेशी संकर नस्ल की पशुएं हैं इन सबों में संक्रमण होने की संभावना थोड़ी अधिक होती है और देसी किस्म के पशुओं में, जो देसी नस्ल के पशुएं हैं उन सबों में संक्रमण की संभावना थोड़ी कम रहती है। इसका मुख्य कारण रहता है कि पशुओं के शरीर में जो रोगरोधी क्षमता होती है ये पशु और नस्ल पे डिपेंड करता है कि अलग अलग पशुओं में अलग अलग तरह की, अलग अलग नस्लों में अलग अलग तरह की हो सकती है। तो देसी पशुओं में चाहे वो मुर्गी का हो या फिर गाय भैंसों का हो या किसी भी तरह के जो हमारे देश में जो पले बड़े पशु हैं, यहाँ की जो नस्लें हैं उन सबों में रोगरोधी क्षमता ज़्यादा होती है, अधिक होती है बनिस्बत जो संकर नस्लें, जब विदेशी, खासतौर से विदेशी संकर नस्ल के पशुओं में। इनके रही बात जैसे ये किस तरह से पशुओं के शरीर में पहुँचते हैं की बात करें तो इनके बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं और ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा जीवाणु किस समय में जा रहा है, कौन सा एक्टिव रहता है। ये अलग अलग मौसम में भी अलग अलग जीवाणु एक्टिव रहते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सबसे जो आसान तरीका होता है एक स्वस्थ पशुओं में इन जीवाणुओं का एंट्री करने का, स्वस्थ शरीर पशुओं के शरीर में घुसने का, वो होता है खाने पीने के वस्तुओं से। इसके अलावे हम जो फार्म में काम कर रहे होंगे जो आदमी, उनके द्वारा भी ये अगर कहीं से ज़्यादा संक्रमित होकर आते हैं तो वो भी फार्म में लाते हैं तो उससे भी हो सकता है। इसके अलावा जो संक्रमित पशुएं हैं उनका अगर हम उचित देखभाल और आइसोलेशन में न रखें तो वहाँ से स्वस्थ पशुओं में आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। जैसे अगर कोई गाय प्रजनन संबंधित कोई बीमारी हो गई है किसी गाय पे तो उनसे बछड़े अबॉर्शन हो गए हैं या प्रजनन से जितने भी निकलने वाले जो वर्जित पदार्थ हैं उन सबों में ये बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन की संभावना बनती है। पशुओं के सांस से डायरेक्ट संभावना बनती है कि अगर आसपास में हम रखे हुए हैं हेड टू हेड यानी फेस टू फेस स्थिति में रखे हुए हैं तो सांस के द्वारा भी सीधे तौर पर जा सकता है। या कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो घास वगैरह में, जो हमारे चारागाह हैं वहाँ पर बरसों सुसुप्त अवस्था में पड़े रह सकते हैं। उदाहरण स्वरूप कहें तो हमारे जैसे ट्यूबरक्लोसिस के हो गए या फिर एंथ्रेक्स के, आप सभी लोग सुने होंगे एंथ्रेक्स काफ़ी तबाही मचाए हुए रहता है और एंथ्रेक्स ऐसी बीमारी है जो पशुओं से मनुष्य में भी आता है। तो इस तरह के बीमारी फैलाने वाले जो जीवाणु होते हैं ये बहुत दिनों तक एनवायरनमेंट में सुसुप्त अवस्था में भी पड़े रहते हैं। वो घास वगैरह में अभी ये 10 साल 20 साल तक भी कहीं कहीं रह सकते हैं, ऐसी स्थिति रहती है। जैसे ही पशु चरते समय या पानी पीते समय कहीं पर भी वो उसको ले लेता है, घास के द्वारा अपने अंदर लाता है या पीने के पानी के द्वारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, तो जैसे ही ये शरीर के अंदर आता है ये अपने वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो वो अपने गुणन करना शुरू करते हैं और वे पशुएं फिर से उस बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए किसी पशु में अगर जीवाणु प्रवेश कर जाता है जी तो फिर वो कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा जीवाणु गया है और किस प्रकार से वो बीमारी से उसको प्रभावित कर रहा है? जी किसान भाई, इसको आप हमारे देश में उतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है कि आप उसका ब्लड स्क्रीनिंग कराते हैं। ऐसे तो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी में जाएं तो आजकल बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गए हैं कि आपको अगर वैसा लगता है, संभावना लगती है तो आप ब्लड सैंपल लेके लैब में भेज सकते हैं। ऐसे हम जो हमारी देश की व्यवस्था है उस स्थिति में पहचान रोग के लक्षण के अनुसार ही हम लोग कोशिश करते हैं जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सा रोग से ये ग्रसित है और कौन से जीवाणु इसको संक्रमित किए हैं। किसान भाइयों, इन जीवाणु जनित रोगों से बचाव ही सबसे अच्छा उपाय होता है, इस बात को ध्यान रखें जरूर। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, मतलब जो बचाव जो इलाज है उससे बेहतर होता है। बहुत सारे जीवाणु जनित रोगों के लिए वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध है। आप पशुओं को समय पे टीकाकरण अवश्य कराएं। टीकाकरण ही सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय होता है। तो समय पे टीकाकरण को दोबारा दिलवाएं, समय पे शुरू कराएं तो आपके पशुओं में 100% सुरक्षा मिल सकती है। किसान भाइयों, अभी आपने देखा पशुओं में लगने वाले जीवाणु जनित रोग और उसके निदान के बारे में, और साथ ही आपने देखा झारखंड में उत्पादित गुड़ और उससे मिलने वाले रोजगार के बारे में। किसान भाइयों, आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी हमसे लेनी हो अथवा किसी भी तरीके की जानकारी हम तक पहुँचानी हो तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र,
रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। एक बात और, अगर आपसे किसी भी कारणवश हमारा ये कार्यक्रम छूट जाता है तो आप हमारे ये कार्यक्रम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर आदि। अब दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।